परिवार का नहीं होगा और मेरा इसी कारण से मैं कहता हूँ कि आप कोई आम व्यक्ति नहीं व्यक्ति देखिए कितना करना करते हैं एक मुझे मोबाइल पर दिखा है यार समझे बात क्या आपने जब मोबाइल को सभी लोगों को बताना पड़ूंगा समझ रहे हो ना मैं वही आपका सिलेबस है इसके अंदर बैंकिंग के कुछ टर्म्स बचे हुए हैं जैसे मैं बता रहा था क्लास में वो कुछ टर्म्स बचे हुए हैं एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ओके आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का जो लास्ट पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं ये चीजें मैं आपको बता चुका था और मैं बता भाई सारी गलत मैं बता अन्य प्रकार के बैंकों में और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं मैं बता रीजनल रूरल बैंक मैं पहले 5 मिनट और 1975 पहली ग्रामीण बैंक हुई इसका नाम प्रथम ग्रामीण बैंक प्रथम रूरल बैंक इसको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना 1980 में तो चालू हो चुके हैं उसके बाद ये रीजनल रूरल बैंक से इनको स्थायी कर दिया गया क्या बैंकों को नहीं बनाया रीजन क्या है कि इंटरग्रेशन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है तो इंटरग्रेशन करने के लिए यानी ग्रामीण बैंकों को रेगुलेशन करने के लिए समिति बनाई गई जिसका नाम था शिवराम समिति जिसके आधार पर नाबार्ड की स्थापना आपको देखनी होगी ठीक है चलिए नाबार्ड की स्थापना आपको देखनी होगी अब नाबार्ड की स्थापना के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा नाबार्ड की स्पेलिंग देखिए वो देखिए नाबार्ड की स्पेलिंग आपको बदली हुई है वो देखिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है नाबार्ड NABARD नाबार्ड नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है एन एक अलग हो जाएगा एन यानी नेशनल एन यानी नेशनल नेशनल बैंक फॉर बी फॉर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट समझे क्या कहानी तो नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ठीक है राष्ट्रीय यानी ग्रामीण बैंक कृषि व ग्रामीण विकास के लिए कृषि व ग्रामीण विकास के लिए कृषि व ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक ये राष्ट्रीय बैंक आपका क्या कहना है नाबार्ड कहलाता है ओके सर कोई दिक्कत नहीं अच्छा नाबार्ड के बारे में जो ये आपको पता लग गया कि 1982 में स्टैब्लिश हुआ ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ नाबार्ड बात को समझिए नाबार्ड के स्थापित होने के बाद क्या फर्क पड़ा ठीक है नाबार्ड के स्थापित होने के बाद क्या फर्क पड़ा वो थोड़ा सा बताइए देखो नाबार्ड ने क्या काम किया जितने भी ऐसे बैंक थे जो आपकी हिस्सेदारी करते हैं किसी में ग्रामीण क्षेत्र के विकास में उन सभी को अपने अधीन कर लिया हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी ग्रामीण क्षेत्र के विकास बैंक को अपने अधीन कर लिया सभी रीजनल बैंक नाबार्ड के द्वारा कंट्रोल इससे पहले आरबीआई को कंट्रोल करता था लेकिन 1982 में पहुंचा इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का कंट्रोल ले लिया क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का कंट्रोल ले लिया क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण इसके द्वारा क्या अच्छा एक चीज समझना नाबार्ड के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं फिर नाबार्ड एक चीज नाबार्ड की नाबार्ड ये हेडक्वार्टर कहां है इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ठीक है सर अगर आम जनता है तो जनता है लेकिन अगर मेंटो जनता है तो दिक्कत हो जाएगी रीजन रीजन ठीक है ठीक है नाबार्ड के अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है ठीक है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नाबार्ड के अंदर कितनी है ये भी आपसे पूछा सकता है तो 50% जो हिस्सेदारी है इसके अंदर वो केंद्र सरकार की है इसके अलावा 35% जो है वो प्रमोशनल बैंक्स की है और 15% सरकार की है राज्य सरकार नाबार्ड के अंदर हिस्सेदारी की बात बताऊं इसमें 50% हिस्सेदारी किसकी है केंद्र सरकार केंद्र सरकार की 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार और 35% हिस्सेदारी किसकी है सर 35% हिस्सेदारी है प्रमोशनल बैंक्स की 35% हिस्सेदारी है बैंक वगैरह प्रमोशनल बैंक बात समझने का प्रयास करें प्रमोशन बैंक क्या होता है एक बात क्या होता है कि रीजनल रूरल डेवलपमेंट कुछ बैंकों के द्वारा भी किया जाता है बैंकों की कुछ विशिष्ट शाखा द्वारा भी किया जाता है जैसे पीएनबी की अपनी एक शाखा चलती है किसान मित्र शाखा पीएनबी की किसान मित्र शाखा चलती है जो कि एक प्रकार से ग्रामीण बैंक का कार्य करती है लेकिन उसकी शाखा मित्र शाखा में 35% हिस्सेदारी पीएनबी की 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की और 15% राज्य सरकार की है तो दैट इज कॉल्ड द नाबार्ड स्ट्रक्चर तो नाबार्ड इसको क्या लिखता है ठीक है ठीक है अच्छा कुमारी नाम का एक छात्र है जो क्लास में पूछा है आपने बोला 4 से आप सी कराइए करंट अफेयर्स मैं अपना जानता हूं कि मैं 4 तारीख से आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट करूं लेकिन एक छोटी सी दिक्कत यहां पे है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं कर पाया और दिक्कत ये है कि नया जो बैच है उसकी वजह से हुआ है और वो एक ऐसा बैच है जिसके अंदर फीस नहीं ले रहा हूं और उस बैच को मैं करा रहा हूं ठीक है वो कुछ लोगों के लिए ठीक है मैं ज्यादा अनुमान नहीं कर रहा ठीक है मैं वो बैच चला रहा हूं सभी चला रहा हूं नहीं एक बैच चला है बच्चों को भी बताया जो जैसे उसके लिए मैं उसका पढ़ा रहा हूं ठीक है तो बस वो बैच है उसके अंदर चलेंगे उसकी वजह से हल्का सा हुआ और मैं अभी अपने टाइम चलूंगा ठीक है और आप करंट अफेयर्स स्टार्ट करूंगा मैंने अगर जबान दी तो मैं जबान करूंगा आप करंट अफेयर्स कर जाएंगे मैं करूंगा ठीक है सारी जीके की निश्चित तौर पर आगे बढ़िए ये चीज आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी एक नाबार्ड के बारे में पूछ रहा है नाबार्ड में किसकी कितनी हिस्सेदारी है आगे बढ़िए बिना परेशान किए एक मिनट में पेज बना लेता हूं ये वाला और बताइए आप लोग कैसे हैं कैसा चल रहा है जीवन मजा आ रहा है अभी मुझे कहां अभी मजा आ रहा है बड़ी जवानी तो मजा नहीं आ रही है बता नहीं बता यार तो मजा आओ बराबर मजों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बस बाकी बता मुझे कैसा हो रहा है मार्केट में इंस्टाग्राम पे चला रहा है ठीक है चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं सब पता नहीं ठीक है कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो उद्योग के लिए चलाए जाते हैं कुछ ऐसे बैंक भी होते हैं जो उद्योग के लिए चलाए जाते हैं कुछ बैंक उद्योग के लिए भी चलाए जाते हैं उद्योग में बढ़ावा देने के लिए चलाए जाते हैं देने के लिए चलाए जाते हैं ये चलाए अब ये किस प्रकार के बैंक होते हैं जो उद्योग में बढ़ावा देने के लिए चलाए जाते हैं सभी अगर हम बात करें उद्योग में बढ़ावा देने के लिए चलाए जाते हैं बैंक की बात करें आईडीबीआई ठीक है चलिए आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है इसको क्या बोलते हैं भारतीय उद्योग विकास बैंक उद्योग विकास बैंक अच्छा से नाम है बैंक है और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं उद्योग विकास इसी बात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इसी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसकी स्थापना कब होती है 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना होती है और अगर मैं आपसे पूछूं गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसके अंदर कितनी है क्योंकि सवाल एक बार पूछा जा चुका है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 45.48% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 45.48% समझ गए गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है आईडीबीआई आगे बढ़िए गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जितनी ज्यादा होगी उससे कहीं अधिक गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा ठीक है चलिए ठीक है सर आप सीखो बैच बात करें सीखो बैच वो तो यूट्यूब पे चल रहा है ठीक है और वो फ्री ले रहा हूं उसमें मैंने किसी भी पैसे नहीं लिया नॉट एट कॉस्ट ठीक है वो किसी कॉस्ट नहीं एक बैच है जो करियर जो होगा ठीक है उससे मिला चला उसमें किसी बैच नहीं जैसे उसमें जीएस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ठीक है वो आपके लिए नहीं है वो सिर्फ के लिए ठीक है अच्छा चलो कीजिए आईडी के बाद सिर्फ देखना सिर्फ को देखना स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो भी सीखना सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है अब सिटी की अगर बात करूं सिटी एस्टैब्लिशमेंट होती है 1990 में और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर ये भी काफी जरूरी है आपसे इनकी ईयर फॉर्मेशन ये पूछ जाती है ईयर फॉर्मेशन पूछ जाती है हेडक्वार्टर पूछ जाती है उसको विषय बात करें जो बढ़ावा भारत के अंदर जो बढ़ावा देना होता है वो इसका मेजर काम होता है हेडक्वार्टर इसके मुंबई आईडी हेडक्वार्टर मुंबई मेरे पूछ जाता है हेडक्वार्टर पूछ जाता है एस्टैब्लिशमेंट ये पूछ जाती है काफी फेमस है ठीक है काफी फेमस आपको जानने को मिल सकता है इसके केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन प्रति मैं कौन बोल रहा हूं केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ठीक है इसके बाद एडा आईआरडी एडा ठीक है एडा या आईआरडी एडा मतलब आईडीएस के अंदर चलो एक्सिम एक्सिम ये सब बैंक है एक्सिम बैंक ठीक है केवीआईसी भी एक प्रकार से बैंक का ही काम करता है केवीआईसी भी एक प्रकार से एक बैंक का ही काम करता है अब मैं शुरू करता हूं सभी केवीआईसी को बोलते हैं खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ट्रेल कमीशन खादी ग्राम उद्योग खादी ग्राम उद्योग खादी ग्राम उद्योग एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका मतलब इंश्योरेंस को देखते हैं इंश्योरेंस में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो जाए जैसे एलआईसी वगैरह किसी प्रकार की लोगों से ठगी ना कर ले इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं आयात निर्यात बैंक बोलते हैं इसकी स्थापना 1957 में हुई है इसकी स्थापना हुई 1957 में हेडक्वार्टर इज मुंबई इसकी स्थापना एडा की स्थापना 1999 में हुई है एंड इट्स हेडक्वार्टर हैदराबाद
एक्सिम बैंक की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1982 में हुई है और हेडक्वार्टर सारी मुंबई, हेडक्वार्टर सारी मुंबई। आयात निर्यात बैंक होता है, आयात निर्यात बैंक, बैंक बोलते हैं, समझे? जी सर, अच्छा भाई उसका नाम इंतजार रहेगा, आपका जॉब लेने का यहाँ पे लेने का, ठीक है? इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है? फटाफट से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बैंक की थोड़ी सी शब्दावली की बात कर लेते हैं। बैंक की शब्दावली से रिलेटेड सवाल एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार पूछा जाता है अकाउंट क्या होता है, एक बार पूछते हैं चेक क्या होता है, एक बार पूछते हैं आरटीजीएस, एनईएफटी, व्हाट आर दीस थिंग्स, एफडी, आरडी क्या होता है, फटाफट से। तो फटाफट से आप नोट कर लेना। फिर मैं आगे चलता हूँ बैंक के अंदर, और बैंक की शब्दावली क्या है, ठीक है? चलो एक बार कैसे नोट हो गया, कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं नोट कर लिया तो सब नोट अनिवार्य कर लिया होगा। अब हम बैंक की कुछ शब्दावली के बारे में बात करते हैं। बैंक से संबंधित कुछ शब्दावली और आपका बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट, ये लास्ट टॉपिक है, बैंक लास्ट टॉपिक, बैंक से रिलेटेड शब्दावली, बैंक से संबंधित शब्दावली, देखो शब्दावली, ठीक है? ओके, 18 या फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर आप लिख सकते हैं टर्म्स रिलेटेड टू बैंक, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बैंक, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बैंकिंग, वो बैंकिंग, बैंकिंग, यानी बहुत सारे टर्म्स बैंकिंग से रिलेट करते हैं, उसके बारे में ही हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बैंक के अंदर जब आप बैंक के अंदर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खाता, बैंक के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है खाता, अकाउंट, बैंक के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है अकाउंट, ठीक है? अकाउंट, खाता, अब खाता है हम लोग के पास एक तरह का खाता, ठीक है? जैसे तो बैंक के अंदर एक अकाउंट जो है आपको बेसिक अकाउंट जैसे बैंक के अंदर दो तरह के अकाउंट हो सकते हैं, इसका एक एक तो सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एक तरह का करंट अकाउंट, आपने सुना होगा कि अब जैसे मैं आपसे आपसे पूछा क्लास में करंट अकाउंट, मेरा अकाउंट करंट अकाउंट था, लेकिन अभी करंट अकाउंट है, लेकिन अभी मेरा फिलहाल आपसे बात करो, अभी सेविंग अकाउंट, आप बताओ आपने किसी अकाउंट अकाउंट है, इसके अलावा बचत के कुछ और भी अकाउंट हो सकते हैं, जैसे वो आपकी आरडी हो सकती है, एफडी हो सकती है, आपकी आरडी हो सकती है, आपकी एफडी हो सकती है, दोनों में फर्क है। उसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, उसको आप अभी बताओ रिकरिंग डिपॉजिट और इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट आपको बोलते हैं, अंडरस्टूड? सेविंग अकाउंट बोलते हैं बचत खाता, इसको बोलते हैं बचत खाता, बचत खाता, इसको बोलते हैं चालू खाता, इसको बोलते हैं चालू खाता, दोनों फीचर्स देखिए, दोनों फीचर देखिए, तो शायद बता उसका करंट अकाउंट समझ रहे हो? चलिए सबसे देखिए मतलब आम व्यक्ति होता है, ये क्या होता है, आम व्यक्ति होता है, इसमें पैसा कभी भी डाला जा सकता है, कभी नहीं डाला जा सकता, यह एक आम खाता होता है, यह एक आम खाता होता है, एक आम खाता होता है जिसमें निकासी में जमा आसानी से किया जा सकता है, निकासी, निकासी बोलते हैं विड्रॉल, ठीक है? विड्रॉल बोलते हैं विड्रॉल तथा जमा, डिपॉजिट आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा इसमें जब आप जमा करते हो तो आपको ब्याज नहीं मिलता है, ब्याज मिलता है, यू गॉट इंटरेस्ट। अच्छा इसके एग्जांपल के तौर पर सैलरी अकाउंट इसी के अंदर आते हैं, जितने भी सैलरी अकाउंट होते हैं सैलरी अकाउंट इसी के अंदर आते हैं, या फिर नॉर्मल ऑर्डिनरी अकाउंट इसी के अंदर आते हैं, जैसे आपने किसी का अकाउंट है तो वो क्या होगा, वो सैलरी अकाउंट होगा। लेकिन करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर नहीं होता है, ये कंपनी के द्वारा चलाया जाने वाला अकाउंट होता है, ठीक है? कंपनी के द्वारा चलाया जाने वाला अकाउंट होता है, बिजनेस यूज में होता है, बिजनेस यूज में ये होता है, ठीक है? चलिए इसके अंदर कभी निकालने वाला एक सिस्टम होता है कि ये होता है बिजनेस यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए होता है, व्यापार के उद्देश्य से यूज होता है, व्यापार के लिए। इसकी निकासी और जमा की लिमिट ज्यादा होती है, निकासी और जमा की लिमिट ज्यादा होती है, निकासी और जमा की लिमिट ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। सेविंग में क्या होता है कि सेविंग में आप 3 बार निकाल सकते हो अकाउंट में, 3 बार से ज्यादा बार निकालो तो चार्ज लगेगा, इसमें कुछ नहीं, आप 3 बार निकालो, ठीक है? लेकिन इसके अंदर दिक्कत होती है, इसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है? ये होता है करंट अकाउंट का एग्जांपल के लिए किसी कंपनी का अकाउंट, एग्जांपल के लिए किसी कंपनी का अकाउंट, इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी, ठीक है? निकासी जमा की लिमिट ज्यादा होती है और इसके अंदर जमा की मैक्सिमम होती है, मतलब मैक्सिमम मतलब इसकी लिमिट नहीं होती, नो लिमिट अकाउंट होता है, नो लिमिट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, जितना करना चाहते हैं, ठीक है? बस इसमें इंटरेस्ट आपको ब्याज नहीं मिलता है। एग्जांपल के लिए किसी कंपनी का खाता, कंपनी का जो खाता होता है वो कंपनी के पैन कार्ड पे होता है, वो करंट अकाउंट होता है। और एक डिपॉजिट होता है, एक ऐसी जमा अवधि, एक ऐसी जमा अवधि जैसे आप एक समय के बाद पैसे जमा करते हैं, एक ऐसी जमा अवधि जब आप एक समय के बाद पैसे जमा करते हैं, जब एक निश्चित अवधि के बाद पैसा जमा किया जाता है, दैट्स व्हाट आवर्ती जमा, आवर्ती जमा। अच्छा इन दोनों में भी फर्क है, देखो ये होते हैं बैंक डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट कहलाता है, दीस आर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ये भी अगर इनको कैटेगराइज करें, दीस आर टाइम डिपॉजिट, टाइम का बड़ा चक्कर रहता है, दीस आर टाइम डिपॉजिट। आपको याद हो तो मैं आपको एक बार पढ़ा था कि मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर मैं आपको पढ़ा था कि मनी के लेवल क्या होता है, तो मनी के लेवल के बारे में मैंने आपको बताया टाइम डिपॉजिट और आपके डिमांड डिपॉजिट, तो दीस आर दिस इज एंड दिस इज ठीक है? ये अब एक डिपॉजिट में जब निश्चित अवधि के बाद निश्चित समय के बाद पैसा जमा किया जाए, समय बाद पैसा जमा, बाद एक निश्चित निश्चित पैसा जमा, पैसा जमा, दैट इज कॉल्ड आवर्ती जमा, ठीक है? क्लियर? एग्जांपल उसका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है 6%। एक तरीके से एग्जांपल क्या है, जो आपकी बीमा है, आपने बीमा कराया हुआ है, तो बीमा में आप हर साल किसी देते हो, हर महीने किसी देते हो, और एक टाइम बाद मैच्योर हो जाता है उसके बाद पैसा वापस ले लेते हो, ठीक है? क्लियर? तो उस चीज को हम बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आप निश्चित अंतराल पर पैसा लेते हो, ठीक है? टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वो इसी में आता है, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वो इसी में आता है, समझे? इसमें आप एक तरीके से किस्त देते हो, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बार में पैसा जमा कर दिया जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में होता है निश्चित जमा, निश्चित जमा, इसमें एक ही बार में पैसा जमा कर दिया जाता है, एक ही बार में पैसा जमा होता है, एक निश्चित अंतराल के लिए, एक निश्चित अंतराल के लिए, अंतराल के लिए, एक निश्चित अंतराल के लिए पैसा जमा होता है, एक फिक्स्ड टाइम के लिए। इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है, जी सर वर्तमान में इंटरेस्ट 6.5% है, अधिकांश बैंक का। ये इंटरेस्ट नहीं होता है, ये बैंक पर बैंक होता है, ये बैंक पर वैरी करता है, बैंक पर वैरी करता है, आपको बैंक से कोई आपको मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक पूछा गया एफडी मैक्सिमम बैंक का दर है, मैक्स बैंक का 10%, 10%, मैक्सिमम बैंक का 10%, लेकिन हिंदी आवर्ती आवर्ती जमा, आवर्ती बार जमा करते हैं, दैट इज आवर्ती जमा, ठीक है? ठीक है? क्लियर है? अच्छा जब आप बैंक की बात करते हैं, बैंक में चेक होता है, चेक, चेक से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, चेक के बारे में लिखना चाहता हूं, चेक के बारे में लिखना, ठीक है? चेक से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। अपने खाते से पैसे निकालने के लिए चेक एक प्रकार का डिमांड, ठीक है? एक डिमांड विड्रॉल कहलाता है, तो चेक एक दस्तावेज होता है जिसके थ्रू आप डिमांड विड्रॉल कर सकते हैं। चेक क्या होता है? चेक एक दस्तावेज होता है, यह एक दस्तावेज होता है, यह एक दस्तावेज है जिसके आधार पर आप निकासी कर सकते हैं, डिमांड विड्रॉल कर सकते हैं, डिमांड विड्रॉल कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, डिमांड विड्रॉल सोते मांग निकासी, मांग निकासी कर सकते हैं, चेक का रुपया निकालना वो कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब इसके बाद एफडी का एग्जांपल है, एफडी हम लोग करते हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे आपने पापा या चाचा से पूछा कि पापा ने एफडी आई है, एक बार वो एफडी का ब्याज मिलता है, जैसे 10 वर्ष की एफडी 60% की 50% आपको पैसा मिलेगा, 10 लाख रुपए आप जमा करें तो 10 लाख रुपए 10 साल बाद 16 लाख 50 हजार हो जाएंगे, 6.5% की दर से, तो पैसा बढ़ जाता है एफडी, अब बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, वो एफडी। अब चेक का मैंने आपको बताया, चेक टाइप देखो, चेक टाइप कैसा है, तो सबसे पहले चेक टाइप से स्टार्ट करते हैं, पहला इसका बड़ा ऑर्डिनरी सा चेक होता है, बड़ा ऑर्डिनरी सा चेक होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले साधारण चेक, इसको बियरर चेक बोलते हैं, धारक का चेक, बियरर चेक इसको बोला जाता है, स्वयं के खाते से रुपए निकालते हैं, बियरर चेक, धारक चेक, बियरर चेक, धारक चेक, तो स्वयं के खाते से पैसे निकाले जाते हैं, जो स्वयं के खाते से स्वयं के चेक द्वारा पैसे निकाले, जो स्वयं के खाते से आप स्वयं अपने चेक से चेक करें, आप स्वयं चेक से पैसे निकालें, पैसे निकालें, वो जो चेक होता है बियरर चेक, दैट इज बियरर चेक, बड़ा ऑर्डिनरी सा चेक होता है बियरर चेक, ठीक है? मैं अपनी पासबुक में से मतलब मैं अपनी चेकबुक में से चेक फाड़ूं और पैसे निकाल के बियरर चेक मैं खुद निकाल के लेके आऊं, ठीक है? अगर पैसा खुद नहीं निकाल के लेके आऊं, ठीक है? खुद नहीं निकाल के लेके आऊं, ठीक है? अगर मैं किसी को दे दूं, ठीक है? यानी मतलब मैंने मान के चलो आपको दिया, लेट्स सपोज मैं आपको दिया, तो आप नाम चेक
में आपका नाम वहां पर लिखा है, तो दैट इज ऑर्डर चेक, दैट इज ऑर्डर चेक कहलाता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का नाम उसको लिखा था उसके हिसाब से ऑर्डर चेक किया जाता है, ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक। जब किसी अन्य व्यक्ति को उसका नाम लिखकर चेक दिया जाता है, जब किसी अन्य व्यक्ति को उसका नाम लिखकर, नाम लिखकर, when we give a check to a person, when we give a check to a person by mentioning his name on the check, it's called order check. Next आप लिखेंगे gift check, gift check, अब gift check का कैसे समय, जब आपको किसी को गिफ्ट देना हो तब दिया जाता है, gift check जब आपको किसी को गिफ्ट देना हो तब दिया जाता है, gift check, जब आप किसी को उपहार दें, आप किसी को उपहार दें, उपहार दें, और क्या होता है इसके अंदर आपसे पूछा नहीं जाता दोबारा फोन करके भाई पैसे निकालने, ऑर्डर चेक में पूछा जाता है, ऑर्डर चेक में पूछा जाता है कि भाई आपने चेक दिया है क्या पैसे निकाल सकते हैं, ऑर्डर चेक, गिफ्ट चेक में ऐसा नहीं होता। इसके बाद आपका बाउंस चेक, बाउंस चेक, बाउंस, बाउंस चेक में क्या होता है, जब आप किसी को चेक दे दें, जब आपके द्वारा दिया हुआ चेक पूरा हुआ है, जब आपके द्वारा दिए चेक जितनी राशि, दिए चेक जितनी राशि, राशि आपके खाते में उपस्थित ना हो, आपके खाते में उपस्थित ना हो, उपस्थित ना हो, वो कंडीशन में आपका चेक बाउंस हो जाएगा, तो दैट इज बाउंस चेक, कैंसिल चेक, कैंसिल चेक, ठीक है, कैंसिल चेक। जब आप चेक के ऊपर क्रॉस लगा देते हैं आपके द्वारा दिए गए चेक पर, और जब आप गलत निशान लगाते, निशान लगाते, गलत निशान लगाते, गलत निशान लगा दें तो ये कंडीशन बनती है आपकी, क्या भैया कैंसिल चेक, यानी आपका कोई चेक है इस तरीके से और आपने क्या काम करा इस तरीके से चेक, ये कैंसिल निशान लगा दिया तो दैट इज कैंसिल चेक, अभी यूज नहीं हो सकता, इस चेक का यूज नहीं हो सकता, ठीक है। एक बात पोस्ट डेटेड चेक, आपने पढ़ा भी होगा ये शब्द, पोस्ट डेटेड चेक, रीजन क्या है इसका, तो देखो चेक का जो कार्यकाल होता है, चेक के ऊपर जो तारीख लिखी जाती है, चेक का कार्यकाल होता है वो लिखी गई तारीख से 3 माह तक, लिखी गई तारीख से 3 माह तक, लिखी गई तारीख से 3 माह तक, 3 माह तक, ठीक है। चेक पर लिखी गई तारीख से इसको बोलते हैं पूर्णकालिक चेक, तो चेक पर अंकित तारीख से 3 माह से लेकर समय होता है, जब चेक पर अंकित तारीख से, चेक पर अंकित तारीख से 3 माह से लेकर ज्यादा समय होता है, अंकित तारीख से, तारीख से 3 माह, तारीख से 3 माह से अधिक समय होता है, अधिक का समय होता है, समय होता है, 3 माह से अधिक समय होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक, नोट कीजिए आगे बढ़ते हैं, जैसे आप नोट कर लें फिर आगे बढ़ें, ठीक है। चेक के बाद एक शब्द आता है एटीएम, अब एटीएम शब्द बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एटीएम के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है और आपको एटीएम के बारे में पता होना चाहिए, फुल फॉर्म बात नहीं कर रहा हूं, डिटेल नहीं बात कर रहा हूं, एटीएम होता है, एनी टाइम मनी नहीं होता है, कौन ये एनी टाइम मनी है, हल्दी ऐसे होगा, सही, तो चेक पर लिखा नहीं, गिफ्ट चेक पर गिफ्ट नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, नहीं गिफ्ट चेक पर गिफ्ट नहीं लिखा जाएगा, एटीएम के बारे में बात करते हैं, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अब ऑटोमेटेड टेलर मशीन के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो सबसे पहली बार ये कब बनी, इसकी खोज या फिर इसका निर्माण सर्वप्रथम निर्माण किसने किया, इसका सर्वप्रथम निर्माण कब हुआ, किसने किया, इसका सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग किसने किया, तो 1967 में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई थी सैफर्ड वॉन्स के द्वारा, इसके द्वारा सीफर्ड वॉन्स के द्वारा 1967 में हुई थी, 1967 सीफर्ड वॉन्स, वॉन्स के द्वारा 1967 सीफर्ड के द्वारा, सीफर्ड वॉन्स के द्वारा इसकी स्थापना हुई। अब भारत में पहली बार इसका यूज, सॉरी भारत में पहली बार इसका यूज है तो 2004 में होता है एसबीआई के द्वारा, भारत में 2004 में इसका यूज होता है एसबीआई के द्वारा, भारत में सर्वप्रथम 2004 एसबीआई के द्वारा, बाय एसबीआई, एसबीआई भारत के अंदर 2004 में यूज किया, एसबीआई भारत में 2004 में यूज किया, सर्वाधिक एटीएम भारत के अंदर देखने को मिलता है एसबीआई देखने को मिलता है और काफी क्लासिक है सर्वाधिक एटीएम एसबीआई के देखने को मिलता है, एसबीआई और टेटा तो पहला एटीएम है एसबीआई का, टेटा तो पहला एटीएम, टेटा तो पहला एटीएम, एटीएम वो भी एसबीआई का, टेटा तो पहला एटीएम वो भी एसबीआई, झंकार नाम के स्टीमर कोची नदी के अंदर, झंकार नाम का स्टीमर है, स्टीमर यानी एक तरीके से नाव आप कह सकते हैं, झंकार नाम का एक नाव जैसा एक स्टीमर है उसके ऊपर लगाया गया था, ठीक है, कहां पर कोची के अंदर, कोची कोची केरल के अंदर, कोची में केरला कोची, कोची केरला, ठीक है, ये बात क्लियर। अब बाकी हम टीम पे बताना जैसे मोटर का बताइएगा, ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया, शिवानी आज काफी तेज नोट कर रही है, ठीक है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं एनईएफटी की तरफ, टर्म्स जो है बात करते हैं, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अच्छा हिंदी और इंग्लिश में आपको ध्यान से बताता हूं बेटा कि इसका हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है, एग्जाम में हिंदी इंग्लिश सेम ही लिखी आती है, याद रखना, ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ट्रांसफर। अब एनईएफटी के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, जब आप पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजें, एक बैंक धारक से एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजें, या फिर एक खाते से दूसरे खाते में भेजें, एक खाते से दूसरे खाते में भेजें पैसा होता है, जब आप ये पैसे ना जो भी पैसे आपके पास है, तो जब एक खाते से दूसरे खाते में भेजें, खाते से दूसरे खाते में भेजें, खाते में भेजें, लेकिन इसकी कंडीशन है कि अगर ये खाते सेम बैंक की शाखा में, यदि ये खाते यदि शाखा समान है, शाखा शाखा का मतलब होता है शाखा, बैंक की ब्रांच, बैंक की ब्रांच, बैंक ब्रांच, अगर सेम है दोनों की, दोनों खातों की, दोनों अकाउंट के खातों की, तो ऐसी स्थिति में बैंक का एक डिपॉजिट होता है, मतलब बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, उसी फॉर्म को बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट यूज होता है, देन बैंक ड्राफ्ट यूज होता है, बैंक ड्राफ्ट यूज होता है, बैंक ड्राफ्ट यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर खाते अलग 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 शाखाओं में, लेकिन यदि खाते अलग अलग शाखाओं में, यदि यदि खाते अलग अलग हैं, यदि खाते अलग अलग हैं, अलग अलग शाखा में, अलग अलग शाखा में, शाखा या अलग अलग बैंक में, या अलग अलग बैंक में तो भी, और अलग अलग बैंक में, बैंक में तो भी चल जाएगा, बैंक में तो भी चल जाएगा, अलग अलग शाखा है तो भी चलेगा, अलग अलग बैंक है तो भी चलेगा, मतलब मान के चलिए आप जैसे मैं जैसे पीएनबी मेरठ, पीएनबी मेरठ में पीएनबी मेरठ में भेज रहा हूं, तो भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, तो भी मुझे एनईएफटी यूज करना पड़ेगा, या फिर मान के चलो पीएनबी से एसबीआई में भेज रहा हूं पैसे, तो भी मैं इसको यूज कर सकता हूं एनईएफटी, समझ गए, तो तब एनईएफटी यूज की जाती है, तब एनईएफटी यूज की जाती है, एनईएफटी बारे में ये चीज आपको समझनी है एनईएफटी बारे। अच्छा इसके अंदर कैसा होता है कि दिन में 11 स्लैब होते हैं, दिन में 11 स्लैब होते हैं, दिन में 11 स्लैब की जाती है, दिन में 11 स्लैब्स होते हैं, 11 बार होती है, 11 बार होती है, दिन में 11 बार होती है, 11 बार होती है मतलब क्या, 11 स्लैब्स होते हैं, हर एक स्लैब होती है, ठीक है, वर्किंग डेज होती है, ओनली वर्किंग डेज, ओनली इन वर्किंग डेज, वर्किंग डेज, अगर छुट्टियां लगी फिर नहीं होगी, वर्किंग डेज होती है भाई, मंडे टू फ्राइडे, आज तो सैटरडे में खुलेगा तो कुछ सैटरडे में हो सकती है, कुछ सैटरडे में हो सकती है, हमेशा नहीं, क्योंकि ये अच्छा ये पूछा गया है कि एनईएफटी दिन में कितनी बार होती है, 11 बार होती है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एनईएफटी, ठीक है, ये एनईएफटी के बारे में बात होती है, इसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं, ठीक है, फटाफट रुकिए, समझ आया नहीं, अब हम बढ़ते हैं आरटीजीएस, आरटीजीएस, आरटीजीएस बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस को क्या बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सेटलमेंट ये सीक्रेट होता है, ये जल्दी होता है, ये जल्दी होता है, सीक्रेट होता है, सीक्रेट तुरंत होता है, लेकिन इसके अंदर कैसे नियम की लिमिट होती है, इसके नियम की लिमिट होती है, और मैक्सिमम लिमिट कितनी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट्स
जितना आपको करना है उतना आरटीजीएस करना है। इसमें एक खाते से दूसरे खाते में चले जाता है, वन अकाउंट टू अनदर, और इसमें नहीं वन बैंक टू बैंक, कैसे भी आप कर सकते हो। अकाउंट में परिवर्तन करा लीजिए, बैंक में परिवर्तन करा लीजिए, डजंट मैटर, आपके लिए सब बताइए। ठीक है, इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो देन आप आरटीजीएस या एनईएफटी आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, तुरंत हो जाती है, और ये कर सकते हो चीज, ठीक है, और ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें जी, बिना परेशानी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईएफएससी। आईएफएससी आरटीजीएस भाई, आरटीजीएस क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इससे तुरंत काम होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज सकते हैं, मिनिमम लिमिट बोला नीचे आरटीजीएस यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं। इसके बाद आईएफएससी, आईएफएससी आईएफएससी क्या बोलते हैं इसको? आईएफएससी क्या होता है? आपने सुना होगा हमारे बैंक का आईएफएससी कोड है, हमारे बैंक का आईएफएससी कोड होता है, दिस इज फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बैंक की सारी पहचान देंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सो हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुल इसमें अंक होते हैं, शुरुआत के 4 इनिशियल लेटर होते हैं, जैसे अगर पेटीएम एग्जांपल पेटीएम बैंक है, पेटीएम बैंक या एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, तो वो लिखेगा एसबीआईएन, तो शुरुआत के 4 होते हैं इंग्लिश लेटर होते हैं, इंग्लिश लेटर। अच्छा, ये चीज निर्धारित है कि आगे की जो लेटर होगा एक वो जीरो ही होगा, पांचवा लेटर हमेशा जीरो होता है, फिफ्थ लेटर जीरो होता है, जीरो होता है। और अब यहाँ पे शाखा की संख्या होती है, या बैंक शाखा की संख्या होती है, बैंक शाखा की संख्या, बैंक की जो शाखा, बैंक शाखा की संख्या होती है। तो आपके अकाउंट की शुरुआत के 6 डिजिट हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 4 9 1 10 1 4 6, समझ में? जो भी वहाँ शाखा है वो वहाँ पे टोटल इसके अंदर 11 नंबर होते हैं, टोटल इसके अंदर 11 नंबर होते हैं। अब यदि बैंक की शाखा बढ़ने लगे तो ये नंबर ये और बढ़ेगा, 5 नंबर से इंग्लिश लेटर होते हैं, जो बैंक का नाम इंडिकेट करते हैं, बैंक शाखा की संख्या इंडिकेट करते हैं, तो दैट्स आईएफएससी। आईएफएससी के बाद आईएफएससी नोट फटाफट से, ठीक है, बेटा शिवानी ने बता दिया ये चीज। अच्छा, इंटरनेट बैंकिंग किसमें आती है? अरे भाई लिखो, इंटरनेट बैंकिंग से क्या मोहब्बत आसान नहीं कर पा रहे हैं, लिखो, एक होता है आईएमपीएस, आईएमपीएस इसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तुरंत सीख लीजिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये तुरंत होता है, तुरंत सीख होता है, ठीक है, एकदम से करना है, मतलब। और इसके लिए देखो आईएमपीएस के लिए, इसके लिए आपको शाखा जाना पड़ेगा, आपको शाखा से ही आप कर सकते हैं, शाखा से, ठीक है, आपको शाखा जाना पड़ेगा, बैंक की ब्रांच जाना पड़ेगा, ये भी आपको बैंक ब्रांच से ही कर सकते हैं, बैंक की ब्रांच से ही कर सकते हैं इस चीज को, इसलिए शाखा से यानी बैंक ब्रांच से ही आप इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन जो आईएमपीएस होता है, ठीक है, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो आपका सिस्टम होता है वो घर बैठे कर सकते हैं, वो घर बैठे क्योंकि है इंटर करता है, ये इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड है, मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड है, मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड है, तो आप इसको कर सकते हैं घर से, घर से कर सकते हैं। और ये सिस्टम एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई द्वारा, एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। स्विफ्ट कोड क्या? स्विफ्ट कोड एक बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जो कोड होता है वो स्विफ्ट कोड होता है, जिस तरीके से अपना आईएफएससी कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, उसी तरीके से स्विफ्ट कोड है, इंटरनेशनल लेवल पर बैंक को पहचान कराता है, वो स्विफ्ट कोड आता है, ठीक है। अगर ये सभी चीजें आपने नोट करी, यूपीआई लीजिए, इसके बाद यूपीआई लीजिए, डिजिटल मनी ट्रांसफर के लिए यूपीआई यूज किया जाता है, ठीक है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, चलिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, बाय एनपीसीआई, ये भी एनपीसीआई है, इसके लिमिट पहले तो 1 लाख थी, पहले तो 1 लाख थी, अभी बढ़ा दी गई है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अभी भी आप यूपीआई के थ्रू एक बार में 1 लाख रुपए दे सकते हैं, यूपीआई के थ्रू आप एक बार में 1 लाख रुपए दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिजिटल मनी ट्रांसफर का एक तरीका है, डिजिटल मनी ट्रांसफर का एक तरीका है, 2016 में स्टार्ट किया गया था, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से आगे द्वारा स्टार्ट किया गया, द्वारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम के यूज किया गया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के यूज किया गया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के यूज किया गया। अच्छा, ये चीज हो गई यूपीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप समझते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर है, डिजिटल पेमेंट सर्विस। यूपीआई का एग्जांपल है सर, आप समझते हैं गूगल पे, ठीक है, गूगल पे है, भीम यूपीआई है, भीम यूपीआई है, भारत पे वगैरह है, भारत पे फोन पे, ये सब, ठीक है, भारत पे फोन पे, ये सब आपने देखना है, भारत पे फोन पे ये सब आपको देखना है, ठीक है, मुझे लगता है आपको दिक्कत होगी, ठीक है। सर एनपीसीआई का बना था, अरे ये हालांकि जरूरी नहीं है, एनपीसीआई का बना था, लेकिन 2008 में एनपीसीआई का बना था, 2008 में बना था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में स्थापित, हेडक्वार्टर दिल्ली स्थापित, ठीक है, लेकिन यूपीआई का इंटरफेस कब आया था सर? 1 अप्रैल 2018, आगे इसको करते हैं सर, यूपीआई का 2 लाख कर दिया, पहले 1 लाख इंप्लीमेंट नहीं हुआ, 2 लाख करने के बोला, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जब बोला तो तरीका सोच सिर्फ स्विफ्ट कोड बनाने में एक बार लाइव एक्सप्लेन करो, जब आप इंटरनेशनल पेमेंट लेते हैं, जैसे आप यूट्यूब से पेमेंट ले लो या आप इंस्टाग्राम से पेमेंट ले लो, तो आपको स्विफ्ट कोड जानना है, तो आप बैंक की शाखा में जाके आप अपना स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए जिस कोड की आवश्यकता पड़ती है उसी को स्विफ्ट कोड कहते हैं, स्विफ्ट कोड अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए जब भुगतान लगती है, तो बाकी बात ये हो गई, अब अच्छा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको एनपीसीआई, ठीक है, ठीक है, मैं लिख लो, अभी तो नहीं है, मतलब एक मसाला ये बता रहा हूं, देखो फटाफट लिखो, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस डिपॉजिट में होता है भाई? एफडी में होता है, एफडी में होता है सबसे ज्यादा डिपॉजिट में इंटरेस्ट, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, सोचिए आप बहुत धन्यवाद आपका, राइट क्लास को रेगुलर कीजिए और अब सिर्फ आपका 5 दिन के अंदर ही आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपसे बता बेसिक सारा सोचिए आपसे करना सिर्फ टॉपिक और एक ही क्लास में करना चाह रहा हूं, और टॉपिक बेसिकली बजट का बजट का दीजिए, इससे कोई चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर बजट क्लियर हो जाएगा तो हमारा जो सिस्टम है वो यहां तक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ 4 टॉपिक बचेंगे, ठीक है, अगर आपने बजट कर दिया अब लोग 4 टॉपिक बचेंगे करने के लिए, और 4 टॉपिक बचेंगे, ठीक है। सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, सभी नवरात्रि शुभ है, उम्मीद नहीं नवरात्रि के पावन पर्व है वो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, जो 9 नहीं 9 साल चाहिए, ठीक है, आगे, ठीक है। आज की क्लास को बहुत बढ़िया लेकर आएंगे, काफी अच्छी चीज मैं आपसे करूंगा जो आपको समझ में आएगी, बजट बजट काफी टाइम से टॉपिक नहीं पा रहा है, तो मैं बजट कंप्लीट करना अब जा रहा हूं, बस एक पेज लेकर मुझे पेज मिल जाए, बढ़िया, इसके बाद मैं पेज क्लियर कर लूं और ये पेज हो सके आपके, योर हेडिंग मस्ट बी बजट, काफी क्लासिक टॉपिक है बजट, बजट की मैं यहाँ पर बात बजट होता है, तो बजट की अगर बात करें, बजट की बात करूं तो बजट का कोई विशेष भारत के संबंध करने की नहीं किया, लेकिन आने वाले वर्ष में गवर्नमेंट के द्वारा व्यय की तैयारी तथा गवर्नमेंट के द्वारा व्यय की तैयारी तथा राजस्व की प्राप्ति का उल्लेख होता है, वो चीज हमारी बजट कहलाती है, ठीक है। सरकार के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इसको इंग्लिश को बताऊं, सरकार के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कुल प्राप्त राजस्व का उचित प्रयोग करते हुए कुल व्यय की योजना ये बजट कहलाती है। इंग्लिश वाले में बच्चे हिंदी वाले बच्चों को तो सरकार की योजनाबद्ध तरीके से ये ना करना है कि हां रोहन बिल्कुल क्लास चैप्टर है, क्योंकि क्लास में टॉपिक है यूपीआई का दिया यूपीआई का पूरा खत्म करेंगे, खत्म हो गया, अभी हमने बजट शुरू कर दिया, बजट के बारे में बताया आपको सारी तरह मैच करेंगे कि सरकार की योजना पहले से हमने प्लान कर दिया कि जितना भी पैसा प्राप्त हुआ होगा उसको सही प्रकार से उपयोग करेंगे और कुछ खर्च योजना बनाएंगे, तो दैट इज बेसिकली व्हाट दिस इज व्हाट बजट। नाउ आई एम राइटिंग दिस डेफिनेशन इन इंग्लिश आल्सो, बजट को क्या बोलते हैं? द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन टोटल रिसीट का मतलब प्राप्ति, ठीक है, टोटल रिसीट बेस्ड ऑन टोटल रिसीट, यानी कुछ जितनी भी प्राप्ति है प्राप्ति को रिसीट, द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन टोटल रिसीट इज कॉल्ड बजट।
ये चीज बजट कहलाती है। अच्छा, बजट के बारे में बात करूं, भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, शब्द का उल्लेख नहीं, उल्लेख नहीं। देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड बजट। ठीक है, कहीं भी कोई बजट शब्द उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। ठीक है, तो अब जब कोई शब्द ही नहीं है भारत के संविधान में बजट शब्द, तो क्या यूज किया जाता है इसके स्थान पर? इसके स्थान पर शब्द यूज किया जाता है वार्षिक वित्त विवरण। वार्षिक वित्त विवरण शब्द यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, जो पूछ रहा है सर नीति आयोग का पंचवर्षीय योजना में भी होता है ना सर, आपने बताया नहीं मेरे बच्चे, नीति आयोग का पंचवर्षीय योजना जो है पहली बार पंचवर्षीय योजना चलती नहीं है। दूसरी चीज नीति आयोग होता है वो केवल प्लानिंग करता है, और इसके बाद जो किया जाता है वो पैसे प्लानिंग करता है। अच्छा, इसके अंदर कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं करती है, सुझाव देता है, ये बताता है कि वहां से हमने पैसा प्राप्त किया, वहां पे खर्च किया। यहाँ पे किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं की है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं की है, हमसे बताइए योजना बताइए, उसी से एक्सप्लेन किया है। वी आर नॉट प्लानिंग, हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं योजना का विस्तार, योजना का विस्तार दे रहे हैं। हम योजना नहीं बना रहे, हम योजना का विस्तार, योजना का विस्तार, योजना का विस्तार, एक्सपेंशन वो चीज आपको देखो एक तरीके से मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा। अच्छा, ये चीज संविधान में किसी बताइए, उसके बाद संविधान आर्टिकल कौन सा है? भारत संविधान आर्टिकल 112 में लिखी हुई है। वार्षिक वित्त विवरण। एक एग्जांपल, एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल, एक एग्जांपल नहीं है। होता क्या है कि आपको अपनी उनसे लेके जाना है। ठीक है, चलिए आपको अपनी उनसे लेके जाना है, बहुत बढ़िया, ठीक है, और आपको अपनी उनसे लेके जाना है, तो ये होगी तो ठीक है जी सर, ठीक है, ये थोड़ी आदमी तो आप जाकर उनसे लेके जाना है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा अपने दिमाग में कैलकुलेट ये ऐसा है कि मेरे पास है कितने, इसके पास काफी सारे में, इसके पास 1000 रुपए, तो इसने सोचा कि 200 रुपए का तो होगा, टिकट 200 रुपए का होगा, ठीक है। इसके अलावा 300 रुपए का जो हो जाएगा अपन मतलब कुछ गिफ्ट देना है आपको, ये हो जाएगा 300 रुपए, ठीक है सर। इसके अलावा सर 100 रुपए चॉकलेट लेनी है, ठीक है भाई, 100 रुपए चॉकलेट भी होगी, तो आप 50 रुपए का 200 रुपए पेट्रोल भी हो जाएगा, 200 रुपए पैसा, ठीक है। तो 3 तो 5 2 7 8, लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या होती है, अब जो महिला है वो डिमांड कर रही है टी-शर्ट की, मतलब अभी हालांकि ये है प्लान, ये है प्लान, आगे चलते हैं। तो आप जो जिम में आपके पास जिम 1000 रुपए, ये टोटल एक्सपेंडिचर 500 रुपए का, तो आपने क्या करा कि आपने अपने 1000 रुपए की प्लानिंग कर ली 800 में, या मेरे पास 200 रुपए रहेंगे। लेकिन जब आप ऑन द पॉइंट मिलने गए तो यहाँ जो महिला है उन्होंने डिमांड कर दी ऐसा है कि मुझे टी-शर्ट लेनी है, और टी-शर्ट में चाहती हूँ अपने हाथ से ले लो आपके पास। अब भाई अगर टी-शर्ट ले लेगा तो इसकी मतलब समझ कितनी हो जाएगी, तो भाई यहाँ पे जो उसने 400 रुपए की टी-शर्ट ली, लेकिन अगर 400 रुपए की टी-शर्ट नहीं ली, इसके पास 800 8 1200 200 रुपए कहां से है? तो इसने अपने मित्र को फोन किया, इसने फोन फ्रेंड यूज किया, इसने फोन फ्रेंड यूज किया, ठीक है, इसने फोन फ्रेंड यूज किया, और अपने मित्र से फोन पे 200 रुपए उधार लिया, 200 रुपए उधार लिया, ठीक है। अच्छा, इसके पास 1000 रुपए आए कहां से थे? तो ये 1000 रुपए पॉकेट मनी से, पॉकेट मनी वाली पिताजी ने दी, पॉकेट मनी शब्द बड़ा अजीब लगता है, नहीं मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है, पिताजी से आते हैं, पिताजी जेब खर्च के लिए प्रति माह 100 रुपए देते हैं, हमें आपके नहीं होते, लेकिन 100 रुपए नहीं, ठीक है। तो आप इसके पास 1000 रुपए आते हैं, हमें 200 रुपए का उधार लिया है मेरे से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो है नेक्स्ट महीने क्या होगा, नेक्स्ट महीने ये जब 1000 रुपए आएंगे नेक्स्ट महीने हमको दे देगा, नेक्स्ट माह रुपए वापस कर देगा, वापस कर देगा, ये कंडीशन है। तो ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या है सर, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, दैट इज बेसिकली बजट, ये बजट है, ये क्या है, ये बजट, ठीक है, बजट, ठीक है, ये बजट, ये बजट। अच्छा सर, एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है, एग्जैक्टली बराबर है, ये तो हो गया एग्जाम। अब इसके पिताजी पूछेंगे, अब इसके पिताजी ने पूछा कि भाई जो पिछले महीने में 1000 रुपए दिए थे वो कहां गए, तो जब अपने पापा को हिसाब देगा तो वो चीज बजट है, ठीक है। इसके पिताजी ने पूछा, पिताजी को पता क्या होगा, पिताजी आस्क, पैसे का मैंने खराब क्यों रहा है ना, तो पिताजी ने आस्क करा, तो ये बताता है पापा 300 रुपए मैंने किताब ले ली, ये बताइए गिफ्ट करने 300 रुपए पापा ने किताब ले ली, 200 रुपए पापा ने घूमने के लिए चला गया था, घूमने के लिए चला गया, अच्छा, और पापा 100 रुपए का मैंने खाना लिया, अच्छा, और 200 रुपए का पेट्रोल के लिए चला गया, 100 रुपए से खाना खाया, अच्छा अच्छा, 100 रुपए से खाना लिया, और 200 रुपए का 200 रुपए का घर का काम कर दिया, घर का काम कर दिया, ठीक है। इसके अलावा 200 रुपए मैंने 200 रुपए 400 रुपए 400 रुपए आपको उधार लेने पड़े, क्यों, कॉलेज की फीस देनी है, स्कूल की फीस देनी कुछ, स्कूल में फंक्शन था उसके लिए देनी पड़ेगी, पूरी कंडीशन क्या लगी, फंक्शन का स्कूल के लिए पूरी कंडीशन क्या लगी सर, ये पूरी कंडीशन इज कॉल्ड बजट, ये बजट है। नहीं इसके अंदर आप बताइए क्या कैसे रखिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बजट, दिस इज कॉल्ड बजट, ये बजट का एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद की बात पूछेंगे कि अब जो 1000 रुपए दोस्त क्या करेगा, अब जो 1000 रुपए देगा उसका अब जो 1000 रुपए दोस्त क्या करेगा, तो बताएगा पापा 400 रुपए उधार लिया था और 600 रुपए का मैं खर्च करूंगा, दैट इज कॉल्ड बजट। बजट के अंदर दो चीजें होती हैं, प्राप्तियां भी होती हैं, खर्चे भी होते हैं, वो बजट है, समझ में आता है। तो ये पैटर्न आपको जल्दी समझ याद रखना, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसी को याद रखेंगे, बिना किसी परेशानी के आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, अगर आपको लिख लिया होगा उसके बाद हम सबसे पहले 80% की बात करते हैं, ठीक है, 80% की बात करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ हम इस बजट शब्द की 80% की बात करते हैं, बजट शब्द की बजट इसकी 80% की बात करते हैं, 80% परसेंट की बात करते हैं, 80% की बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहली बार बजट जो है वो कहां यूज किया गया था, सबसे पहली बार बजट कहां यूज किया गया था, बात 1773 ब्रिटेन के किंग हुआ करते थे, रॉबर्ट वॉलपॉल 1773 में ब्रिटेन के किंग हुआ करते थे, ब्रिटेन के किंग हुआ करते थे रॉबर्ट वॉलपॉल। अब रॉबर्ट वॉलपॉल क्या करते हैं, चमड़े के थैले में अपने सरकारी खर्चों को लेकर आते हैं, चमड़े के थैले के अंदर सरकारी खर्चों को लेकर आते हैं, मतलब इनके द्वारा एक दस्तावेज लाया जाता है, इनके द्वारा एक दस्तावेज लाया जाता है, उसको बोलते हैं वार्षिक वित्त विवरण। इनके द्वारा पूरे वर्ष भर का वार्षिक वित्त विवरण आएगा, वार्षिक वित्त विवरण आएगा, एक चमड़े के थैले के अंदर आएगा, एक चमड़े के थैले के अंदर आएगा, अंदर आएगा, जो चमड़े के थैले के अंदर चीज को लाएगा, इस चमड़े के थैले को, ठीक है, तो इसी के अंदर ये चमड़े का थैला था, इसी के अंदर ये चमड़े का थैला था, इस चमड़े के थैले को लोगों ने पास करके हुए, इस चमड़े के थैले को, ये चमड़े का थैला आएगा, इस चमड़े का थैला आएगा, लोगों ने मुझे क्या इसका पास लाया, ठीक है, लोगों ने मुझे क्या इसका पास लाया, क्या व्यंग किया, व्यंग किया, व्यंग किया, व्यंग किया, मतलब people criticize him by saying, people criticize him, चमड़े का थैला लगा है, people criticize him saying budget, ठीक है, budget, budget का मतलब होता है चमड़े का थैला, budget का मतलब होता है चमड़े का थैला, तो दैट इज कॉल्ड, इसकी वजह से उनका पास हुआ। अगर इसके अंदर राजस्व था, एक्साइज था, उस सब की बात की गई थी, उस सब की जो बात है वो की गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे वो शब्द है वो लोगों के प्रयोग में आता चला गया, धीरे-धीरे वो शब्द लोगों के प्रयोग में आता चला गया, और ब्रिटेन के द्वारा इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। 1803 में पहली बार बजट शब्द जो है ब्रिटेन के लोगों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये काफी ज्यादा फेमस है, ये चीज ये काफी लोगों में चीज प्रैक्टिकल चीज है, काफी मतलब लोकप्रिय हो गई, काफी लोकप्रिय हो गई। इससे सरकार के कार्य की पारदर्शिता लोगों तक पहुंची, इससे सरकार के कार्य की पारदर्शिता, इससे सरकार के काम लोगों तक पहुंचे, सरकार के काम लोगों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, इससे सरकार के काम पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। तो 1803 के बाद, तो 1803 के बाद, इनके बाद ये जो वार्षिक वित्त विवरण है इसको बजट का बजट कहा जाएगा, मतलब ये शब्द इसी में से बजट शब्द से हमने निकाला है, ठीक है, बजट शब्द से निकाला है हमने, और इसी को बजट कहा जाएगा। 1803 के बाद ब्रिटेन में बजट शब्द का यूज काफी बढ़ गया, बजट शब्द का प्रथम यूज होने लगा, बजट शब्द का प्रयोग वार्षिक वित्त विवरण के लिए होने लगा, वार्षिक वित्त विवरण के लिए होने लगा, विवरण के लिए होने लगा, के लिए होगा ये वार्षिक वित्त विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज हुई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज होने लगी, स्टेटमेंट के लिए यूज होने लगी, ये भी काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस हो गया, जैसा देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसा देख पा रहे हैं काफी ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन हम भारत की बात करें, अब भारत की बात करो, भारत की ब्रिटेन की बात करें, मैंने सबसे पहले आपको ओरिजिन ऑफ बजट पढ़ रहा है, ये जो पेज है ये बेसिकली बताता है ओरिजिन ऑफ बजट, ओरिजिन ऑफ बजट, बजट तो एक बार कैसे ओरिजिन 1773 में ब्रिटेन के किंग रॉबर्ट वॉलपॉल, इनके बाद अपने वर्ष वार्षिक वित्त विवरण चमड़े के थैले के अंदर लाएगा, चमड़े के थैले के अंदर लेके आएगा, पेज पर लिखा है, ठीक है। तो ये जो लाएगा चमड़े के थैले, लोगों ने पूछा कैसे समझ लिया, लोगों ने बताया ये ले भाई ये तो मेरे थैले बोला है, ठीक है। तो ये चीज काफी लोकप्रिय हुई, इससे सरकार के काम लोगों तक पहुंचे, सरकार
सरकार के लोगों तक पहुंचे, लोगों को भी अच्छा लगा, लोगों को लगा ये अच्छी पहल है। इसी चीज को 5 3 बार बेटे ने बजट शब्द का प्रयोग किया, इसी चीज की वजह से मुझे को बजट कर दिया ताकि वो प्रोजेक्ट लगा और इसी चीज को वार्षिक वित्त विवरण के लिए इसका प्रयोग हुआ, होने लगा इसका बजट का प्रयोग, बजट शब्द का प्रयोग से वार्षिक वित्त विवरण के लिए। तो ये चीज है इससे स्टार्टिंग। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर बजट की शुरुआत कैसे, हाउ बजट स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, भारत के अंदर बजट स्टार्ट कैसे, भारत में 1860 में स्टार्ट हुआ, भारत में भारत में भारत में स्टार्ट हुआ 1860 में, भारत के अंदर 60 में रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति था, 1860 में भारत के अंदर बात करता लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था वैसे तो, लेकिन लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग 1860 में भारत के वॉइस को बात करते हैं, 1860 में भारत के वॉइस को बात करते हैं, 1860 में भारत के वॉइस को बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग। इनका मिनिस्टर था, इनका मिनिस्टर हुआ करता था, वित्त संभालने वाला मिनिस्टर हुआ करता था, वित्त को संभालता था। अब यहाँ क्या माहौल बनता है, यहाँ माहौल सरकार बनता है, लॉर्ड कैनिंग आदेश देते हैं, लॉर्ड कैनिंग ने आदेश आदेश क्या है, लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि भाई मुझे सरकारी खर्चों का विवरण चाहिए, मैं सरकारी खर्चों का विवरण मांगा, खर्चों का विवरण मांगा। सरकारी खर्चों का विवरण है 1860 में पहली बार दिया गया, पहली बार। और ये दिया किसके द्वारा गया, सरकारी खर्चों का विवरण जेम्स विल्सन के द्वारा दिया गया, भाई जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा दिया गया है, इसके द्वारा जेम्स विल्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलो अब बात को समझिए, जेम्स विल्सन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें जो बात के लोगों के सामने पेश नहीं किया वो सिर्फ वाइसरॉय के सामने पेश किया, वाइसरॉय के द्वारा यह पद 1858 में बना। ठीक है, ये पहला व्यक्ति था जो इस पद पर बैठा, ये भी बात सकते हैं। तो भारत के अंदर काफी सारी रिफॉर्म्स चल रही थी, ठीक है, लेकिन बात क्या है कि सरकारी खर्चों का विवरण जेम्स विल्सन के द्वारा दिया गया, इस तरह से इस व्यक्ति को भारत में बजट का जनक माना जाता है, भारत में बजट का जनक माना जाता है, भारत में बजट का जनक माना जाता है। ठीक है, जी सर, इसके बाद आगे बढ़िए, स्वतंत्र भारत का बजट कब आया, क्योंकि ये तो मैंने ब्रिटिश का बता दिया ना। ठीक है, अब ये स्वतंत्र भारत में बजट कब आया, स्वतंत्र भारत में ये बजट कब आया, 26 नवंबर 26 नवंबर 1947, भारत का पहला सरकार का बजट तैयार किया जाता है। आपको बताएगा किसके द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, तो स्वतंत्र भारत में 26 नवंबर 1947 को बजट आता है। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की, इस बजट की रूपरेखा, इस बजट की रूपरेखा उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे, इस समय वित्त मंत्री, इस समय वित्त मंत्री कौन थे, आर के शत्रुघ्न शेट्टी, उनके द्वारा तैयार की, आर के शत्रुघ्न शेट्टी। ठीक है, शत्रुघ्न शेट्टी, शत्रुघ्न शेट्टी, आर के शेट्टी। ठीक है, आर के शत्रुघ्न शेट्टी के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आप इस चीज को याद रखें। ठीक है, चलो लेकिन बात क्या है, बात क्या है, आपसे एक बात पूछी जाती है कि आर के शत्रुघ्न, तो चलो ठीक है कि ये लोग कहते हैं जिन्होंने पैसा आपके लिए ये बजट जो है पेश कर दिया, ये तो पेश करता है, वित्त मंत्री ने पेश किया, पेश पेश किया, पेश इसी ने पेश किया। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत में पहले बजट, यही बजट इसकी रूपरेखा किस समिति ने तैयार की, ये बजट है सर, इसकी किस समिति ने रूपरेखा तैयार की। ठीक है, इस बजट की रूपरेखा किस समिति ने तैयार की। एक आदमी की बात होती है तो आर के शत्रुघ्न शेट्टी था, लेकिन अगर सवाल एक लड़की पूछ लेगा, मैं 5 मिनट रुक जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर सवाल एक लड़की पूछ लेगा, पूछे एक मतलब इस बजट की रूपरेखा किस समिति ने तैयार की, बताओ तो क्या आंसर। आपको याद है बॉम्बे प्लान समिति 1944 में बनी थी आपकी बॉम्बे प्लान समिति, जिसके अंदर 3 लोग थे, मेजर जीआर डी टाटा, जीडी बिरला, जॉन मथाई, उन लोगों ने तैयार की थी। इसकी समिति बॉम्बे प्लान समिति ने तैयार की थी, बॉम्बे प्लान समिति ने तैयार की थी, बॉम्बे प्लान समिति ने तैयार की थी, 3 ने तैयार की, बॉम्बे प्लान समिति ने तैयार की थी। बजट लिसन, अब बॉम्बे प्लान समिति के अंदर कौन, बॉम्बे प्लान समिति आपको पता है, बॉम्बे प्लान 1944, बॉम्बे प्लान कब 1944 में बना और समिति को तैयार की थी जीआर डी टाटा, जीडी बिरला, जॉन मथाई, 3 लोग हैं इसके अंदर, जीआर डी टाटा, जीडी बिरला, जॉन मथाई, जीआर डी टाटा, जीडी बिरला एंड जॉन मथाई, एंड जॉन मथाई, ये 3 लोग हैं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन तो इन लोगों ने इसको तैयार किया, पेश किया, ठीक है, पेश पेश करता, पेश करता, प्रेजेंटर कौन था, प्रेजेंटर, प्रेजेंटर प्रेजेंटर जैसे पेश किया। ठीक है सर, इसके बाद ये तो स्वतंत्र भारत में, और अगर हम गणतंत्र भारत में, गणतंत्र भारत में बजट, गणतंत्र भारत में बजट पेश हो, गणतंत्र भारत का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक इंडिया का क्या हुआ, ये तो इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया ना। इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब सिर्फ आजाद, लेकिन मतलब जब संविधान भी लागू हो गया तो उसके बाद इसको कब पेश किया गया, 1950 में, 1950 में इसको पेश किया गया था। और 1950 में कब किया गया था पेश सर, 1950 के अंदर जॉन मथाई के द्वारा किया गया, जॉन मथाई के द्वारा किया गया 1950 में, जॉन मथाई। अरे शुरुआत में ये कंसीडरेशन नहीं थी कि बजट को सुबह पेश किया जाएगा, शुरुआत में तो ये होता था कि ब्रिटिश अधिकारी होते थे इसको फरवरी के लास्ट दिन में करते थे, कई बार फरवरी की शुरुआत में करते थे, लेकिन शाम को 5 बजे करते थे। ठीक है, तो गणतंत्र भारत में बजट है वो पहली बार आया सर, ये आया था 1950 में, और इस समय पेश किसने किया था, पेश किया जॉन मथाई ने, पेश किसने किया, जॉन मथाई, जॉन मथाई। नोट करना बच्चे, नोट करना लिखता हूं, ठीक बच्चे कहना लेंगे तो आपसे लेंगे, आना पड़ेगा। आप अपना सिलेक्शन लीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपके पास मेरा कांटेक्ट है और मैं खुद आपके पास आऊंगा, अगर आप आना चाहते हैं तो मैं ले लूंगा। ठीक है, कल बड़ा अच्छा लगा मुझे, कल मैं मेट्रो में था। ठीक है, तो मैं प्राइवेट जेट से नहीं जाता, मेट्रो से ही जाता हूं, तो मैं मेट्रो में बैठा हुआ था और एक बच्चा आया और उसने कहा नमस्ते सर, मैं आपकी यूपीएससी वाले बैच से हूं। ठीक है, आई यू बैच शुरू हुए काफी दिनों में, ठीक है, आप जानते हैं। अब जाके मतलब मैंने कहा थैंक यू भाई। ठीक है, तो उसने मतलब बैच हुई, मतलब बेसिकली बताया था कि मैं भाई मेट्रो में काफी हो गया, नहीं सर आपसे बढ़िया ये मैंने मुझे अच्छा लगा, मैंने उससे बताया था मेरे को मतलब आराम से मैंने कहा भाई आराम से बढ़िया तरीके से आप सिलेक्शन पक्का कीजिए, हम जा रहे हैं आपके द्वारा। वो ना लगे काफी बढ़िया था, मतलब कई बार होता है कि बच्चे सोचते हैं कि अरे क्या कहना, कोई पढ़ाई तो है तो होता है, ठीक है, अपने अपने सबका अपना हिसाब होता है, तो बढ़िया है। ठीक है, सर बजट पेश करने के टाइम के बारे में क्या बता रहे हैं, अरे देखो ब्रिटिश काल में बजट को शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में बजट, ब्रिटिश काल में बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था, शाम 5 बजे पेश किया जाता था, शाम 5 बजे। लेकिन 1999 के फाइनेंस मिनिस्टर, 1999 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 1999 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 1999 के फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, उन्होंने टाइम चेंज कर दिया, यशवंत सिन्हा ने शाम 5 बजे से सुबह 11 बजे टाइम कर दिया, सुबह 11 बजे इन्होंने टाइम किया, बजट पेश करने का टाइम सुबह 11 बजे कर दिया। पहले टाइम शाम को 5 बजे हुआ करता था, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा है उन्होंने टाइम 11 बजे कर दिया 1999। हाँ बिल्कुल भाई, पॉइंट शुभ, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है रेल बजट के बारे में। ठीक है, रेल बजट का आम बजट में संबंध से रिलेटेड एक बार सवाल पूछा गया, तो वो भी आप देख लीजिए। रेल बजट का आम बजट के अंदर संबंध, रेल बजट व आम बजट में संबंध, व आम बजट में संबंध, बजट में संबंध। अब रेल बजट के आम बजट के अंदर संबंध आपको बताना है। ठीक है, दिस इज रेल बजट, ऑर्डिनरी बजट, ऑर्डिनरी बजट, इसके अंदर आपको समझना है। ठीक है, काफी सारे संबंध आपको बजट के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं 1860 में प्रारंभ में रेल बजट जो था वो आम बजट के साथ मिलता था, प्रारंभ में रेल बजट आम बजट के साथ मिलता था। लेकिन होता है 1920 में एक बार समिति बनाई जाती है, ये बताओ 1860 में 1860 में रेल बजट प्लस आम बजट साथ आते थे, साथ ही आते थे, साथ ही आते थे। लेकिन फिर होता है परिवर्तन, अब परिवर्तन किस स्तर पर हुआ, वो भी समझ लीजिए बच्चे। चलिए तो काफी हद तक सामने आते हैं, लेकिन परिवर्तन होता है 1920 1920 21 मेरे लिए आपको एक ही पूछेगा, एक ही बताओ, तो दैट इज 1921 1921। ठीक है, 1920 किसने एक्वार्ड समिति का निर्माण हुआ, एक्वार्ड समिति, एक्वार्ड समिति। ठीक है, एक्वार्ड कमेटी, एक्वार्ड कमेटी ने क्या किया, एक्वार्ड कमेटी ने सिफारिश की बजट को सेपरेट कर दो, एक्वार्ड समिति ने सिफारिश की इस चीज की सेपरेशन ऑफ बजट की, सेपरेशन की सिफारिश, उसने पृथक कर दो, पृथक करने की सिफारिश की। अब इनकी सिफारिश के कंसीडरेशन को मानते हुए 1924 में बजट को अलग कर दिया गया, 1924 में बजट सेपरेट कर दिया, रेल बजट अलग अलग आएगा, रेल बजट अलग अलग आएगा। ठीक है, याद रखना, तो रेल बजट को अलग कर दिया 1924 में, रेल बजट आम बजट अलग अलग कर दिया, आम बजट अलग अलग कर दिया, आम बजट अलग अलग कर दिया, अलग अलग।
लेकिन उसके बाद फिर 2016 एक वर्ष आती है, लेकिन उसके बाद फिर 2016 एक वर्ष आती है और इसके अंदर पुनः एक बार फिर बजट को वापस ला दिया जाता है, लेकिन इसके बाद फिर से एक वर्ष आई 2016 पुनः घोषणा की जाती है कि बजट आम बजट होंगे, पुनः घोषणा की गई, पुनः घोषणा की और बजट आम बजट को एक करने की, आम बजट को एक करने की, मर्ज करने की या शामिल करने की, को शामिल करने की, मर्ज, तो दैट इज बेसिकली मर्ज। तो 2016-17 का बजट आया था, 2016 और 17 का बजट आया था, बजट वो रेल बजट और आम बजट के साथ आया था, इसमें रेल बजट आम बजट के साथ आया था, आम बजट के साथ, इसमें रेल बजट था वो आम बजट के साथ, इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काफी हद तक आपकी चीज सही लगी बढ़िया लगी, लेकिन कई बार आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई आप क्या हमें ये बता सकते हैं कि 2016-17 का बजट था किसी पेश किया, दैट वाज अरुण जेटली, इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, दैट वाज अरुण जेटली, इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, इस समय वित्त मंत्री कौन थे, दैट वाज अरुण जेटली, ये सवाल आप कर सकते हैं कि जब रेल बजट को आम बजट में लाया गया उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, दैट वाज अरुण जेटली, अरुण जेटली। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि डिजिटल बजट का प्रारंभ भारत के अंदर कब हुआ? देखो डिजिटल बजट एक ऐसा बजट होता है जब उसको किसी पेज पर लिखकर एक मतलब फाइल के डिजिटल फाइल के अंदर लिखा जाता है, जब किसी डिजिटल फाइल के अंदर लिखा जाता है किसी पेज पर नहीं लिखा जाता, दैट इज डिजिटल बजट, दैट इज डिजिटल बजट। और भारत के अंदर डिजिटल बजट पहला 2021 में पेश हुआ जो 22 बजट था, लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि भारत में पहला डिजिटल बजट यहीं से आता है, कौन सा देश का पहला डिजिटल बजट, भारत में पहला डिजिटल बजट, डिजिटल बजट, भारत के अंदर पहला डिजिटल बजट जो है वो कब आया डिजिटल बजट, सही ये 2021-22 में था। ऐसा बजट जो एक सॉफ्ट फाइल के अंदर उपस्थित हो, सॉफ्ट फाइल के अंदर उपस्थित हो, ऐसा बजट जो सॉफ्ट फाइल में हो, सॉफ्ट फाइल या डिजिटल फाइल में हो, या डिजिटल फाइल में हो, तो जो सॉफ्ट फाइल या डिजिटल फाइल में होगा, जो सॉफ्ट फाइल या डिजिटल फाइल में होगा वो चीज क्या कहलाएगा, सॉफ्ट फाइल का मतलब सॉफ्टवेयर वाली फाइल, सॉफ्टवेयर वाली फाइल या डिजिटल फाइल में होगा वो डिजिटल बजट कहलाएगा, जिसमें पेज इस्तेमाल नहीं होते, हार्ड कॉपी यूज नहीं होती, जिसके अंदर हार्ड कॉपी यूज नहीं होती, हार्ड कॉपी इस पेपर यूज नहीं होती। तो इसको किसने लॉन्च किया था, फर्स्ट टाइम किसने लॉन्च किया, वो कौन था जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज को यूज किया, तो फर्स्ट टाइम इस डिजिटल बजट को लाने वाले फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमण, वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जिन्होंने इसको लेकर आई, निर्मला सीतारमण, सीतारमण, निर्मला सीतारमण वो है जो इसको लेकर आई, ठीक है, और ये बजट पेश किया गया, वर्तमान में 4 बार बजट पेश करने वाली महिला बन चुकी है, याद रखना 4 बार बजट पेश करने वाली महिला बन चुकी है, ठीक है। तो ये तो आपके हुए बजट के रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट, अब बजट के रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, अब बजट के रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, देन वी मूव फॉरवर्ड, उसके बाद हम नोट करना है जी मैक्सिमम बिल्कुल निर्मला 4 बार बजट पेश कर चुकी हैं और ये सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली महिला बन चुकी है, निर्मला सीतारमण। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और उसके बाद आपके बारे में थोड़ी और बातें बजट को नाइस बिल्कुल आगे बढ़े और मैं आपको बताना प्रारंभ यहाँ पर, ठीक है, और बड़े क्लास के लिए बताना प्रारंभ पेज बनाए बड़े बड़े बढ़िया, तो यहाँ पे लिखिए कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे लिखिए कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लिखिए, ऐसा प्रधानमंत्री जिनके द्वारा बजट भी पेश किया गया वो कौन है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट भी पेश किया, क्वेश्चन है ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट भी पेश किया है, बजट भी पेश किया है, बताइए ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट भी पेश किया, पहला सवाल, ठीक है, कई सारे बताऊं, ठीक है, कई सारे बताऊं, पहला क्वेश्चन है दूसरा, प्रथम महिला जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, प्रथम महिला जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, अधिकतम बजट किसने पेश किया है, प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया, प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया, बजट पेश किया, प्रथम महिला जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, ठीक है, चलिए प्रथम महिला जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, अधिकतम बजट किसके द्वारा पेश किया गया, अधिकतम बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, पहली बार बजट को हिंदी में भी पेश किया गया, अधिकतम बजट पेश करता, अधिकतम बजट पेश करता, चौथा बजट पहली बार हिंदी में भी पेश हुआ, बजट पहली बार हिंदी में पेश हुआ, पहले हिंदी में नहीं होता, पहले इंग्लिश में होता, लेकिन क्या कहा कि भाई मैं बजट को लेके आऊंगा, तो मैं हिंदुस्तान का निवासी हूं, मैं बजट को हिंदी में लेके आऊंगा, मैं बजट को हिंदी में लेके आऊंगा, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति कौन है जो फाइनेंस मिनिस्टर को है लेकिन बजट पेश नहीं कर पाए, और टीवी पर बजट का प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश नहीं कर पाए, पेश नहीं कर पाए, ठीक है, एंड टीवी पर बजट प्रसारण का प्रारंभ हुआ, प्रसारण का प्रारंभ हुआ, अब बताइए सारे क्वेश्चन आंसर देखो। अगर मैं बात करूं ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहते हो कि जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, जैसे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, ये तीन लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई। पहली महिला जिनके द्वारा बजट पेश किया गया दैट वाज इंदिरा गांधी, अधिकतम बजट पेश करता दैट वाज मोरारजी देसाई, मोरारजी, मोरारजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वाधिक बजट जो है वो पेश किया है 10 बार, इसके बाद चिदंबरम जी हैं जिन्होंने 9 बार किया, मोरारजी ने 10 बार किया, इसके बाद चिदंबरम जी ने 9 बार किया, चिदंबरम जी जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया, इंदिरा गांधी पहली महिला, सर्वाधिक महिला की बात करूं ऐसी महिला जो सर्वाधिक बजट पेश करती है, सर्वाधिक महिला, सर्वाधिक पेश करने वाली महिला दैट इज निर्मला सीतारमण, 4 बार चुकी निर्मला सीतारमण। बजट पहली बार हिंदी भाषा में विश्लेषित किसके द्वारा किया गया था, बताओ हिंदी भाषा में विश्लेषित किसके द्वारा, सीवी देशमुख, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे सीवी देशमुख, 1955 56 में बजट हिंदी लेकर आए सीवी देशमुख, सच में देश के मुख है, देश का चेहरा है, क्योंकि हिंदी को इतना ज्यादा मौजूद है आज की डेट में, तो ओ माय ब्रदर प्लीज कैन यू साइड ये वो भैया मान जाया क्या ये वो तरीका नहीं है, ठीक है। और वो मतलब काफी लोग होते हैं इंग्लिश बोलने को समझते हैं, वो इंग्लिश मतलब इंग्लिश इज जस्ट मतलब मेथड ऑफ दैट जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश विल मेक देम कूल, दिस इज नॉट कूल, यू कैन मेक योरसेल्फ कूल इन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। चलिए इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जिनके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाला गया लेकिन कभी बजट पेश नहीं किया गया, एचसी बहुगुणा केसी योगी एंड एचसी बहुगुणा केसी योगी, केसी योगी एंड आपके फेवरेट कई बार बता रहे थे मनमोहन भाई, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी काफी फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है, याद रखना कैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो भारत को उस मंदी दौर से निकाल के लेके आए जहां से निकलना शायद बहुत मुश्किल था, लेकिन वो उस समय निकालने में सक्षम है। इसके बाद टीवी पर बजट का प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ, टीवी पर बजट का प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ, 29 फरवरी 1992 से ये चीज स्टार्ट होती है, 29 फरवरी 1992 से शुरू होती है, ठीक है, याद रखना। अब दूसरी बात सर हमारी किताब में 25 फरवरी लिखा हुआ है, बेटा वो 25 फरवरी लिखा हुआ है, वो एक अलग चीज से लिखा हुआ है, ठीक है, घोषणा हुई थी बजट लिखा है, ठीक है, 25 फरवरी घोषणा हुई 1992 घोषणा हुई थी, और 25 फरवरी 29 फरवरी में आम बजट आया था, आम बजट पेश किया, आम बजट पेश किया, पेश किया गया, याद रखना, ठीक है, फटाफट लिखिए इस चीज को नोट करिए फटाफट से बिना परेशानी के, ठीक है, यहाँ पे बड़े लिखा हुआ है घोषणा से, ठीक है। बजट को ज्यादा टाइम्स क्यों चेंज करते हैं, थोड़ा बजट मतलब कहना चाहता हूं इकोनॉमिक से 100 नोट्स में बिल्कुल नहीं रहते, ठीक है, आगे बढ़ते चलिए काफी कौन थे, अब मेरा कहने का मतलब बजट के अवयव क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ बजट, एक बजट के अवयव क्या होते हैं, एक बजट के अवयव क्या होते हैं, एक बजट के अवयव क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स, नहीं अगर आप बजट देख रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है कि आप बजट क्यों देख रहे हैं, ठीक है, आप बजट क्यों देख रहे हैं, सर क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बोलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बजट पहली बार हिंदी भाषा सीवी देशमुख 1955 में, ठीक है, और कोई क्वेश्चन आंसर बोला है बताओ, ठीक है भाई नहीं, ठीक है चलिए, अब बजट के अवयव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, बजट के अवयव सबसे पहले बजट के पार्ट्स समझ लीजिए, ठीक है, बजट के पार्ट्स समझ लीजिए, अवयव के अंदर सबसे पार्ट्स ऑफ बजट, यहां पे पार्ट्स ऑफ बजट, बजट तो भाई बजट के होते हैं दो पार्ट, बजट के होते हैं दो पार्ट, ठीक है, बजट के होते हैं
किया है, मतलब जो कुछ भी है वो गत वर्ष का होता है, गत वर्ष। और एक होता है जो वर्तमान वर्ष का होता है, वर्तमान वर्ष। गत वर्ष मतलब पास्ट ईयर, और एक होता है जो प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर होता है। एक गत वर्ष होता है, एक वर्तमान वर्ष का होता है, एक गत वर्ष का होता है, एक वर्तमान वर्ष का होता है। अब यदि मैं गत वर्ष की बात करूं तो इसमें गत वर्ष के खर्चों और प्राप्तियों का विवरण होता है, गत वर्ष के खर्चे और प्राप्तियों का विवरण होता है, ठीक है। लास्ट ईयर के खर्चे और प्राप्ति, लास्ट ईयर के खर्चे और प्राप्ति, ठीक है जी सर। आगामी वर्ष के लिए खर्चे और प्राप्ति, आगामी वर्ष के लिए अनुमानित खर्चे और प्राप्ति, प्राप्ति, ठीक है। अच्छा, पास्ट ईयर के लिए जो होता है सर, 31 जनवरी को आपका रिलीज किया जाता है और ये 1 फरवरी को आपका रिलीज किया जाता है, उम्मीद आप समझ चुके होंगे। जो 31 जनवरी को रिलीज किया जाता है उसको हम आर्थिक सर्वेक्षण का नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। पास्ट ईयर को क्या बोलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण उसको बोला जाता है, इकोनॉमिक सर्वे उसको बोला जाता है, इकोनॉमिक सर्वे। और जो प्रेजेंट ईयर का होता है, जो प्रेजेंट वर्तमान वर्ष का होता है, जो वर्तमान वर्ष का होता है उसको हम सार्वजनिक बजट यानी पब्लिक बजट बोलते हैं, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लानिंग। और जो वर्तमान वर्ष का होता है, वर्तमान वर्ष का होता है उसको जो है हम सार्वजनिक बजट बोलते हैं, पब्लिक बजट, उसको हम सार्वजनिक बजट बोलते हैं, पब्लिक बजट बोलते हैं। दोनों में बोल सकते हैं। एक आर्थिक सर्वेक्षण को पेश कौन करता है सर, एक आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करने की जिम्मेदारी वित्त सचिव की होती है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होता है सर। और सर जो पब्लिक बजट होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है सर, वो फाइनेंस मिनिस्टर एक दिन पहले आता है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण। अभी वर्तमान में अनंत नागेश्वरम जो है, अनंत नागेश्वरम जो है, अनंत नागेश्वरम वो हमारे वित्त सचिव हैं, अनंत नागेश्वरम वित्त सचिव हैं, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं दैट इज निर्मला सीतारमण। तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कौन है, अनंत नागेश्वरम है जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो निर्मला सीतारमण, ठीक है। अब बजट के पार्ट्स हमने ये बता दिए, ठीक है। अब बजट के पार्ट्स बताने के बाद बजट के हिस्से भी होते हैं, ठीक है। बजट के पार्ट्स होते हैं, बजट के हिस्से हैं एक एक, लेकिन बजट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है रिसीविंग वगैरह जो होती है, बजट के अंदर कहां से रुपया आता है, कहां पे रुपया जाता है, उसी के ऊपर एक बार डिस्कशन जो है एक बार होता है। तो उसी बारे में हम डिस्कशन अपना बजट करके रखेंगे, फैक्ट्स के बारे में, ठीक है, फैक्ट्स, विद फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बजट के अंदर कहां से पैसे आते हैं, मतलब आपका देश बजट कैसे तैयार होता है, कैसे कहां पर आते हैं, कहां पर जाएंगे, सब डिस्कशन हम कल क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, कोई आपको नहीं आएगा, यदि आपको आया है तो बताया करो, यदि आपको नहीं आएगा इकोनॉमिक्स मार्केट सब उम्मीद है आपको बढ़िया लगी होगी। कल मुलाकात करूंगा, साथ में सोचें। धन्यवाद, सी यू टुमारो, बाय बाय।